हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अनस। तो दोस्तों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जो बहुत सारी वैकेंसी आई, मतलब 551 पोस्ट के लिए जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जो वैकेंसी आई, रिक्रूटमेंट आई है, बहुत अच्छी वैकेंसी है ये, ठीक है। तो लगभग इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो जितने भी कैंडिडेट जिनके जो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं, ठीक है, वो तो फॉर्म अपना भरना स्टार्ट कर दिए होंगे। लेकिन सभी कैंडिडेट से बस यही निवेदन है कि फॉर्म भरने से पहले आप पूरे पीडीएफ को एक बार पूरा पढ़ लीजिए कि पूरे पीडीएफ में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से क्या अनाउंस किया गया है आपके सिलेक्शन होने तक। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपसे माँगे गए हैं आपके सिलेक्शन पूरा होने तक। कास्ट सर्टिफिकेट रिज़र्वेशन के लिए पूरी तरीके से क्या कहा गया है, वैकेंसी के बारे में क्या कहा गया है, इन सबके साथ-साथ जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं, उनके लिए क्या कहा गया है, जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, उनके लिए क्या कहा गया है, एससी-एसटी के लिए क्या कहा गया है, पूरी तरीके से और सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में क्या कहा जाता है, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो आप इन सभी बातों को ध्यान में रखिए। क्योंकि पीडीएफ में पूरा मेंशन कर दिया जाता है, फिर उसके बाद अगर आपसे कोई गलती होती है, तो बैंक वाले इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं। आप चाहे जितना अच्छे से अच्छा एग्ज़ाम दे दीजिए, अगर कहीं मिस्टेक होता है, तो वो आपकी ज़िम्मेदारी होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरा पीडीएफ रीड करके बताऊँगा, जो जनरल इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है, आप सभी लोगों के लिए है। तो पूरे इंस्ट्रक्शन को मैं पूरा पढ़कर आपको बताऊँगा, जनरल इन्फॉर्मेशन को, ठीक है? वन बाय वन हर एक डाउट आपके क्लियर करूँगा। तो जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पीडीएफ में कर रखा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जनरल इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। जितनी भी लाइनें मेंशन होती है वो आपके लिए रहती है। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, आप ही के लिए रहता है ये। तो इसको मैं यहाँ रीड करूँगा, ठीक है, वन बाय वन मैं पूरा क्लियर करूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे, फर्स्ट कॉलम में जो लिखा गया है कि कैंडिडेट आर एडवाइस टू टेक ए प्रिंट आउट ऑफ देयर सिस्टम जनरेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर सबमिटिंग एप्लीकेशन। तो जितने भी कैंडिडेट जो ऑनलाइन आवेदन करने जा रहे हैं, सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको एक प्रिंट आउट ले लेना है, ठीक है। प्रिंट आउट ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो आपसे आपका जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, उसका प्रिंट आउट आपसे मांगा जाता है। मेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब लास्ट स्टेज पे आपसे मांगा जाता है। और इन सबके साथ साथ जो फीस वाला जो होता है, जैसे आपने फीस पेमेंट कर दिया, इसका जितना भी है, तो उस फीस वाले पेमेंट का भी आप प्रिंट आउट अच्छे तरीके से निकाल लीजिए। ये मस्ट होता है, हमेशा ये मांगा जाता है। कई कैंडिडेट जो नहीं दे पाते हैं, नहीं दिखा पाते, वो बाहर हो जाते हैं सिलेक्शन प्रोसेस से। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं अपने सिस्टम पे घर बैठे, और उसको पीडीएफ के रूप में जनरेट कर लेते हैं। और फिर वही पीडीएफ मान लीजिए गलती से कहीं डिलीट उलीट हो गया या इधर उधर हो गया पीडीएफ, तो मतलब आपके पास कोई डेटा नहीं है, कोई डेटा नहीं है कि आपने रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है। उसका प्रिंट आउट आपके पास रहना चाहिए। हाँ, ये अलग है कि मेल वगैरह आप पे आता है जीमेल पे, तो वो अलग है। लेकिन ये है कि आपको पीडीएफ तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और वैसे भी आप पूरा पीडीएफ को कभी भी निकाल सकते हैं मेल आईडी पे जाके, लेकिन इतना हमें नहीं करना है। सिंपल सी बात है, आपको प्रिंट आउट रखे रहना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे, कैंडिडेट शुड ओनली सेटिस्फाई देमसेल्फ आफ्टर अबाउट देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट अप्लाइड फॉर द बैंक वुड एडमिट टू द टेस्ट all the candidate applying the post with the requisite fees basis on the information furnished in online application and shall determine their eligibility at the time of interview and may verify thereafter at every stage of recruitment। मतलब इसमें पूरी तरीके से कहा गया है कि जितने भी कैंडिडेट हैं, वो पूरी तरीके से सुनिश्चित कर लें कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस वैकेंसी के लिए फॉर्म डालने लायक। अगर है तभी आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। और जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसी पोस्ट की आपको फीस भी पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पूरी फीस पेमेंट करनी पड़ेगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे कहा गया है कि सेल डिटरमाइन देयर एलिजिबिलिटी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एंड मे वेरीफाई देयर आफ्टर एट एवरी स्टेज रिक्रूटमेंट। मतलब अगर आप फॉर्म किसी भी पोस्ट के लिए डाल रहे हो इस पूरी वैकेंसी में, तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, ये इंटरव्यू के समय चेक की जाएगी, ठीक है, 100%। और हर स्टेज पे आपसे वेरीफाई किया जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हो, इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कीजिए, ठीक है। चलिए थर्ड लाइन कहा गया है कि कैंडिडेट आर एडवाइज, ठीक है, टू देयर ओन इंटरेस्ट अप्लाई ऑनलाइन। अच्छा, ये तो हाँ, ऑनलाइन वेल बिफोर क्लोजिंग डेट, मतलब अंतिम तिथि से पहले ही आप पूरा रजिस्ट्रेशन फाइनल कर दीजिए, ठीक है। लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। देखिए यहाँ लिखा भी है, वेट लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, वरना बाद में हैवी सर्वर इंटरनेट जाम ये सब रहेगा, आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। चलिए अगला अगर हम बात करेंगे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र डज नॉट अज्यूम एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंडिडेट एबल टू सबमिट देयर एप्लीकेशन विद इन द लास्ट डेट अकाउंट ऑफ अपोजिट रीजन अदर बियॉन्ड। मतलब बैंक ऑफ महाराष्ट्र कोई जिम्मेदारी नहीं होगी अगर आप लास्ट डेट में आपका फॉर्म जाकर फंस जाता है, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होता है या फीस नहीं पेमेंट होती है, लास्ट डेट आने तक सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, तो उसके लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र कोई जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है। चलिए फिफ्थ लाइन कहा गया है कि नॉट मोर देन वन एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड बाई ए कैंडिडेट। एक कैंडिडेट एक से अधिक फॉर्म सबमिट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा गया नॉट मोर देन वन एप्लीकेशन
शुड बी सबमिटेड कैंडिडेट, मतलब कैंडिडेट द्वारा एक से अधिक एप्लीकेशन को सबमिट नहीं करना है। इसमें आप जान रहे होंगे तरह तरह की पोस्ट है, तो एक पोस्ट के लिए आप एक ही अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ आगे कहा गया इन ईच केस मल्टीपल एप्लीकेशन ओनली द लास्ट वैलिड completed application will be retained and the application fees intimation charges paid for the other registration will be stand for forfeited, ठीक है। तो मतलब कहा गया है कि आप एक एप्लीकेशन, मतलब अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो एक पोस्ट के लिए आप सिर्फ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने ढेर सारे पोस्ट का रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो एक पोस्ट जिसमें आपका वैलिड आपका रहेगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसी के लिए विचार किया जाएगा, उसी का एप्लीकेशन फीस आपसे चार्ज किया जाएगा, और जितने अलग अदर रजिस्ट्रेशन रहेंगे उन सभी को हटा दिया जाएगा, फॉरफिटेड कर दिया जाएगा, नहीं कोई मान्य रहेगा। तो ध्यान दीजिए, एक पोस्ट के लिए ही सिर्फ अप्लाई कीजिए, ठीक है। मल्टीपल अटेंडेंस अपीयरिंग बाय ए कैंडिडेट एग्जामिनेशन इंटरव्यू विल बी रिजल्टेड समरी रिजेक्शन कैंसिलेशन कैंडिडेट। पूरी तरीके से कह दिया गया है कि अगर आप ढेर सारे अटेंडेंस दोगे कैंडिडेट द्वारा एग्जामिनेशन इंटरव्यू में तो बहुत सारे रिजेक्शन भी आपको मिलेंगे, कैंसिलेशन भी मिलेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम होंगे, ठीक है। 6 पॉइंट देखते हैं। 6 पॉइंट कह रहा है कि पॉसिबिलिटी ऑफ ऑकरेंस सम problem in administration of examination cannot be ruled out completely, which may impact test delivery, generation of result, and such cases every effort will be made to resolve by problem, which may include conduct another exam it considers necessary। मतलब कहा गया है कि पूरी तरीके से एग्जामिनेशन कराने की तैयारी की जाएगी, अच्छी तरीके से कराई जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी मान लीजिए कोई भी इम्पैक्ट पड़ता है, मान लीजिए टेस्ट डिलीवरी, जनरेशन ऑफ रिजल्ट, ठीक है, तो सभी में इन सच एवरी एफर्ट विल बी, पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा और जितनी से जल्दी हो सके पूरे एग्जाम को फाइनल किया जाएगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ सब प्रॉब्लम इन एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जाम के समय अगर कोई भी प्रॉब्लम इन लोगों को फेस आती है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र वालों को, ठीक है, तो उसमें पूरी तरीके से विचार किया जाएगा, मतलब अपना 100% ये लोग देंगे, ठीक है। चलिए अगला कहा गया है कि कैंडिडेट सर्विंग, जो कैंडिडेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में सेवा कर रहे हैं, ठीक है, या पब्लिक सेक्टर में सेवा कर रहे हैं, या अंडरटेकिंग कर रहे हैं, मतलब नेशनलाइज बैंक में कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एडवाइस, तो जितने भी एम्प्लॉय हैं, चाहे वो प्राइवेट या गवर्नमेंट, अगर सेवा दे रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, तो उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है। इन्हें प्रस्तुत करना होगा किस समय, इंटरव्यू के समय आपको देना होगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप जिस विभाग में काम कर रहे हैं वहीं से आपका पूरा बनेगा, तो ये सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे इंटरव्यू में नहीं लेकर जाओगे तो आप फाइनल सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे, ठीक है। बाहर का रास्ता आपको दे दिया जाएगा, बाहर का टैग लगा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए 8th नंबर कहा गया है कि in case of selection candidate will be required to produce proper discharge certificate from the employer at the time of taking of the employment, ठीक है, अपॉइंटमेंट। मतलब सीधी सी बात है कि सिलेक्शन के किसी भी प्रोसेस में कैंडिडेट का जब पूरी तरीके से वो क्या हो जाता है, पूरी तरीके से उसका जब अपॉइंटमेंट रहता है सिलेक्शन के बाद, जब उसे चुन लिया जाता है, तो फिर भी रिक्वायर्ड उसकी, मतलब उसे ज़रूरत है क्या, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जिस संस्थान से वो काम कर रहा है, चाहे प्राइवेट है या सरकारी है, वहाँ से उसे पूरी तरीके से प्रॉपर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लाकर प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे द ओरिजिनल, ठीक है, the original document regarding eligibility criteria and proof of date of birth should be produced verification on the date of interview. Candidate will not be allowed to attend interview if original certificate are not produced verification of the date of time। मतलब कहा जा रहा है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा किस समय, अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, मतलब हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, जो भी आपका पूरा जितना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, जितने भी है सभी का ओरिजिनल आपको दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है, इंटरव्यू के समय। और इन सबके साथ साथ आपको डेट ऑफ बर्थ आपकी प्रूव करनी होगी, और वो किससे प्रूव होगा, मतलब वो पूरी तरीके से आपके जितने सर्टिफिकेट होंगे उन सभी से प्रूव किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। और ये सब कब होगा, ये सब आपका होगा एट द टाइम ऑफ डेट ऑफ इंटरव्यू के समय, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट विल बी अलाउड, कैंडिडेट को तभी अलाउ नहीं किया जाएगा अगर वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं लेकर आएगा एग्जाम में, वे डॉक्यूमेंट इंटरव्यू के समय, तो उसे इंटरव्यू नहीं दे पाएगा वो, ठीक है। इंटरव्यू प्रोसेस से वो बाहर कर दिया जाएगा। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे कि caste certificate issued by competent authority format prescribed government of India will have to submit as SC ST OBC EWS candidate if called for interview। मान लीजिए आपका एग्जाम निकल जाता है फाइनल सिलेक्शन में, मतलब इंटरव्यू अभी आपको देना है, तो इंटरव्यू में आपको जिन लोगों को रिजर्वेशन देना है, चाहे वो SC ST OBC EWS कैंडिडेट है, अगर रिजर्वेशन देना है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपना बनवा के इंटरव्यू के समय आपको लेकर आना है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो होना चाहिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रिस्क्राइब, मतलब वेरीफाई होना चाहिए। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलता है, ठीक है, नहीं चलेगा इसमें। इसमें आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट मान्य रहेगा। कहाँ का मान्य रहेगा, कहाँ का मान्य रहेगा आपका सर्टिफिकेट, तो ये आपका सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बना होना चाहिए, ठीक है। मतलब पूरी तरीके से केंद्र वाला जो जाति प्रमाण पत्र बनता है वही आपको लाकर दिखाना है। चलिए 11 नंबर है कि डिक्लेरेशन विल हैव बी सबमिटेड प्रिस्क्राइब फॉर्मेट कैंडिडेट सीकिंग। अगर जिस भी कैंडिडेट को रिजर्वेशन लेना है उसे
पूरी तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना है, ठीक है। और एक डिक्लेरेशन विल हैव बी सबमिटेड, साथ में एक डिक्लेरेशन भी आपको दिखाना पड़ेगा इंटरव्यू के समय, ठीक है। जो भी कैंडिडेट रिजर्वेशन लेना चाहते हैं ओबीसी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे कि बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस के जितने भी कैंडिडेट हैं अगर उन्हें भी रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना है तो पूरी तरीके से अपने इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जो बनता है इनके आय और जाति, आय और संपत्ति के आधार पर सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस वालों का, वो ला के प्रस्तुत करना पड़ेगा। और वो भी आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फॉर्मेट में पूरी बना होना चाहिए, ठीक है। राज्य सरकार से प्रमाणित नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वेरीफाई होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे अगर हम बात करें, कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप देयर ईमेल आईडी वो रिसीविंग एडवाइस कम्युनिकेशन, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनका अपना पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए, ठीक है। जिससे उसे क्या होगा बाद में जैसे कोई एडमिट कार्ड आया या जितने भी कम्युनिकेशन करना होगा बीओबी बैंक ऑफ महाराष्ट्र को, आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपको सूचना देते रहेंगे। 14 नंबर है जॉब प्रोफाइल एंड जॉब रोल इज इंडिकेटिव नॉट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो जॉब प्रोफाइल इसमें पूरी तरीके से इंडिकेटिव, इंडिकेट किया नहीं किया गया सही से, ठीक है। और ये कोई एग्जीक्यूटिव की पोस्ट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे अगर बात करेंगे 15 नंबर, एंड रिकॉर्ड ऑफ दिस प्रोजेक्ट विल बी मेंटेन्ड आफ्टर 1 year डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑनलाइन टेस्ट इन्फॉर्मेशन डेटा रिगार्डिंग एंड दिस प्रोजेक्ट विल बी अवेलेबल देयर फॉर, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि एज ए रिकॉर्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का पूरी तरीके से रिकॉर्ड, ठीक है, विल नॉट बी मेंटेन, नहीं किया जाएगा। मतलब 1 year डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट के जो रिजल्ट अनाउंस होता है उसके 1 साल बाद तक ये पूरा डेटा मतलब पूरी तरीके से मेंटेन नहीं किया जाएगा, रखा नहीं जाएगा। और ये अलग है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। और जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आफ्टर ए कैंडिडेट इज सेलेक्टेड बट बिफोर ज्वाइनिंग बैंक, मतलब कोई कैंडिडेट सेलेक्ट हो जा रहा है तो बैंक ज्वाइन करने से पहले उस कैंडिडेट को विल बी रिक्वायर्ड प्रोवाइड डिटेल, ठीक है, रिगार्डिंग जितने भी उसके क्रिमिनल केस चल रहा है वो पूरी बैंक को जानकारी देनी होगी। आपका जितना पर्सनल मामला जो बैंक केस चल रहा है पुलिस विभाग में वो आपको देना पड़ेगा। द बैंक आल्सो कंडक्ट इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन के समय वो पूरी आपकी जितनी भी जानकारी है वो मांगेगी, ठीक है। और यही सब है, वेरिफिकेशन आप पुलिस रिकॉर्ड भी मांगेंगी, ठीक है। तो ये सब देखा जाएगा, तो ये सब अलग हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि द कट ऑफ डेट फॉर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल बी गिवन दिस नोटिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन में कट ऑफ डेट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी दिया गया है, ठीक है। ओनली फुल टाइम एक्सपीरियंस एंड परमानेंट एम्प्लॉय आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नोटिफाइड फॉर एलिजिबिलिटी विल बी कंसीडर, जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस पूरी वैकेंसी से मैच कर रहा है, ठीक है, और उनके पास फुल टाइम एक्सपीरियंस है या परमानेंट एम्प्लॉय भी है, ठीक है, तो उनके लिए विचार किया जाएगा उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड प्रूफ ऑफ क्लेम वर्क एक्सपीरियंस। अब देखिए इसमें वर्क एक्सपीरियंस सभी पोस्टों में मांगा है, तो आपको वर्क एक्सपीरियंस का जो सर्टिफिकेट लगता है वो आपको लाके प्रस्तुत करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको तैयार कर लीजिए, दिखाना पड़ेगा। द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है फॉर पीरियड गिवन ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी इश्यूड ऑन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अवेल एनेक्स्चर सेकंड, मतलब आपको जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना है इसी पीडीएफ में आगे एनेक्स्चर सेकंड दिया गया है, एनेक्स्चर थर्ड, ठीक है, उसी फॉर्मेट में आपको पूरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा के और रजिस्ट्रेशन के समय आपको देना है। उसमें सिग्नेचर किसका होना चाहिए, कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिस या हेड ऑफिस लेवल रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयर या क्लियरिंग स्टेटिंग पोस्ट, ठीक है, नेचर ऑफ ड्यूटी परफॉर्मेंट एप्लीकेशन। तो पूरी तरीके से इसे तैयार कर लीजिए। अभी मैं आपको सर्टिफिकेट दिखा दूंगा किसका सिग्नेचर चाहिए, कैसे भरना है, ठीक है। तो ये है। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे कि इसके बाद हाँ, यहाँ पे है 19 नंबर, कैंडिडेट को बुलाया जाएगा ऑनलाइन एग्जाम के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए अगर जरूरी पड़ेगा, ठीक है, कि जरूरी क्या था, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटीमेशन बाई प्रोवाइड देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, मतलब आपको आपके ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि आप सेलेक्टेड हो कि नहीं हो। आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा नहीं बुलाया जाएगा, ये ईमेल आईडी के थ्रू आपको पूरी मालूम पड़ती रहेगी, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जा सकता है। तो बैंक्स वेबसाइट रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एसएमएस के थ्रू आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, ठीक है। बैंक सफर सेंड कम्युनिकेशन ईमेल आईडी के थ्रू आपसे कम्युनिकेशन करेगा बैंक, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, अपना ही रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा रजिस्ट्रेशन करते समय, तो यही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है जो तो जितने भी कैंडिडेट वीडियो को देख रहे हैं, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लो। अगर कुछ भी डाउट भी हमें आपके माइंड में है तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी अदर अपडेट आती है तो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो जल्दी से दोस्तों चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। # हमारी एकेडमी ऑफिशियल।